गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 29 एंड 30 ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स जो है वो एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे वेरियस टॉपिक्स में हम असर के बारे में देखेंगे, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में, जो चीजें हम डिस्कस करने वाले, रिपोर्ट अभी रिसेंटली बाहर आई है। ई संजीवनी के बारे में देखेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जानेंगे, आरोग्य सेतु के बारे में भी एक आर्टिकल दिया गया था, EOS-1 क्या है इसको भी देखेंगे, गिफ्ट सिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप के बारे में भी यहाँ पे आर्टिकल दिया गया था, इंडो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डायलॉग को एक एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे, देन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस करते हुए बैका के बारे में जानेंगे। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और अगर आप लोगों में से कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो PL10 कोड को यूज कर लीजिएगा। दिस इज माय कोड। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा एंड आई विल ऐड यू इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। आप सी को क्रॉस नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ किनारे पे खड़े रहते हैं और सिर्फ पानी को ही स्टेयर करते रहते हैं। यूपीएससी के अंदर से किस तरीके से अप्लाई करना है, देखिए यूपीएससी की जो जर्नी है अपने आप में ही एक ओशन या फिर सी को क्रॉस करने जैसा है, और इस जर्नी को क्रॉस करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको ऐसी करनी पड़ेंगी जो शायद स्कूल में या कॉलेज में आप अभी तक इग्नोर करते आए थे, जिसमें से राइटिंग प्रैक्टिस भी एक चीज हो सकती है, रिविजन भी एक चीज हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड का वेट करना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि उसे आज से ही करना शुरू करिए, बिकॉज अगर सिर्फ स्टेयर ही करते रहेंगे चीजों को जो आपको पता है कि आपको करनी चाहिए लेकिन करते नहीं आप उसको, तो डेफिनेटली यूपीएससी का एग्जाम नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू कम इनटू द वाटर। पानी के अंदर तो कूदना पड़ेगा। ओशन या सी को क्रॉस करना चाहते हैं तो उसी तरीके से यूपीएससी का एग्जाम क्रॉस करना चाहते हैं, इसे पास करना चाहते हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, रिविजन तो आपको करनी ही पड़ेगी, टेस्ट सीरीज तो आपको लगानी ही पड़ेगी। चलिए मार्किंग स्कीम के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होते हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो दोबारा से इसे अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट असर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और इसके बारे में आपसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। तो आप टॉपिक को अंडरलाइन करें और जो सही या इनकरेक्ट जो भी पूछा है आपसे उसे आप सर्कल में डालें। अभी आपको पता है रिसेंटली असर रिपोर्ट बाहर आई है, उसके रिगार्डिंग कुछ डेटा दिया गया है। पहली स्टेटमेंट कहती है शिफ्ट इन एनरोलमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट स्कूल। तो यहाँ पे देखा गया कि एनरोलमेंट जो है वो शिफ्ट हुआ है कहां से, गवर्नमेंट से प्राइवेट स्कूल के अंदर हो सकता है। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स टू 73% इन गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो गर्ल्स का एनरोलमेंट है वो 73% तक पहुंच चुका है। इट हैज शोन दैट 5.5% चिल्ड्रन आर नॉट करेंटली एनरोल्ड फॉर 2020-21 स्कूल ईयर। तो 5.5% जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो करेंटली 2020-21 में जो स्कूल ईयर है उसमें एनरोल उन्होंने नहीं किया है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आई होप सोच लिया होगा आपने। तो असर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ने ये स्टेट किया है कि आज के दिन में अगर बात करी जाए तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे ज्यादा हैं कंपेयर टू 2 ईयर्स अगो। 2 साल पहले के कंपैरिजन में अगर आज का डेटा हम कंपेयर करते हैं तो, और ये भी देखा गया कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट जो है गवर्नमेंट से प्राइवेट में नहीं है, विच इज अ गुड थिंग, इट इज फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। ए और बी को जल्दी से आप एलिमिनेट कर लीजिए। सी और डी में से कोई आंसर होगा, इसका मतलब यही है, मतलब तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, दैट इज इट हैज शोन 5.5% बच्चे जो हैं अभी 2020-21 में उन्होंने एनरोल नहीं किया। ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। अब आते हैं रिपोर्ट के कुछ और डेटा के बारे में। रिपोर्ट ने शो किया है कि जो एनरोलमेंट शिफ्ट हुआ है वो प्राइवेट से गवर्नमेंट में हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया। ये भी बताया गया कि 6 साल से 14 साल की आयु के जो बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, इसमें जो एनरोलमेंट है स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, वो कभी 66% हुआ करता था 2018 के अंदर, वो इंक्रीज होकर 69.55% हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर लड़के और लड़कियों का कंपैरिजन करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, लड़कों की बात करी जाए तो ये जो डेटा था 62.8% था, किस चीज के लिए, सरकारी स्कूल के अंदर, लेकिन वो अब इंक्रीज होकर कितना हो गया है, 66.4%। और लड़कियों के लिए जो 70% हुआ करता था वो अब 73% हो गया। तो डेटा कई बार पूछ लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा, बेसिक डेटा आपको पता होना चाहिए और यही डेटा आपको मेंस के अंदर लिखने में भी हेल्प करेगा। आप बेशक से उसको पॉइंट वाइज याद मत करिए कि 66.8%, सिर्फ 62 याद रख लीजिए, उतना ही काफी, और यहाँ पे 66 याद रख लीजिए, उतना आपको बेसिक नॉलेज होगी तो आप मेंस के अंदर भी इस चीज को अच्छे से लिख पाएंगे। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी। चलिए, तो यहाँ पे असर रिपोर्ट
कौन लेके आता है? प्रथम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये बेसिकली असर रिपोर्ट को लेके आता है। इट वॉज को फाउंडेड बाय माधव चौहान एंड फरीदा लांबे। इट वर्क्स टुवर्ड्स द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाता है अनप्रिविलेज चिल्ड्रन की इंडिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ई संजीवनी के बारे में है। पूछा गया ई संजीवनी को लेके बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है ई संजीवनी को लेकर। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म ऑफ टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन सर्विस फॉर पेशेंट टू डॉक्टर एंड डॉक्टर टू डॉक्टर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है किस चीज के लिए? टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन सर्विसेज के लिए, जिसमें पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन दी जाती है और डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन दी जाती है। सेकेंड, द प्लेटफॉर्म हैज होस्टेड 40 फिजिकल ओपीडीज। तो 40 फिजिकल ओपीडीज जो है इस प्लेटफॉर्म के अंदर होस्ट किए गए हैं। इट इज एक्सेसिबल टू द पीपल इन 27 स्टेट्स यूटीज अक्रॉस इंडिया एंड प्रोवाइड्स ई हेल्थ सर्विसेज। तो ये एक्सेसिबल किसको है? 27 स्टेट्स को और यूटीज को इंडिया के अंदर ये एक्सेसिबल है और ई हेल्थ सर्विसेज इसके अंदर प्रोवाइड करी जाती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ई संजीवनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है 6 लाख टेलीमेडिसिन कंसल्टेशंस को, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर कहा है। तो ई संजीवनी अपने आप में काफी सक्सेसफुल एक प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। रिसेंटली प्लेटफॉर्म ने 40 ऑनलाइन ओपीडीज, देखिए ई संजीवनी की बात करी जा रही है तो ई तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो यहाँ फिजिकल ओपीडीज की बात क्यों करी जाएगी? ऑनलाइन ओपीडीज की ही बात करी जाएगी। तो यहाँ पे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है इसको ई प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया गया है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्योंकि गलत है तो होगा क्या? ए एलिमिनेट हो जाएगा और डी एलिमिनेट हो जाएगा। इट मींस तीसरी स्टेटमेंट तो हमारी ठीक होगी ही होगी, विच मींस कि 27 स्टेट्स और यूटीज के अंदर इसे एक्सेसिबल कराया गया है। तीसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बेसिकली ई संजीवनी के जो 6 लाख अभी कंसल्टेशंस जो है कंप्लीट करे गए, ऐसे हेल्थ मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट में बताया गया है। और इसमें जो स्टेट्स को कवर किया गया है बेसिकली तमिलनाडु, केरला, गुजरात, इन्होंने काफी सक्सेसफुली ई संजीवनी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को 12-12 घंटे तक पूरे दिन में 7 दिन चलाया है। ठीक है, अब आते हैं पहले स्टेटमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही है। टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन सर्विसेज के लिए ये भी ठीक है। क्या ये पेशेंट टू डॉक्टर एंड डॉक्टर टू डॉक्टर है? देखिए कंसल्टेशन जो है, तो यहाँ पे जो कंसल्टेशन है वो डॉक्टर टू डॉक्टर भी है और जो सर्विसेज है वो पेशेंट्स को दी जा रही है डॉक्टर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी, ध्यान रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और इसमें एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, जो पेशेंट टू डॉक्टर स्टार्ट किया गया दैट इज ई संजीवनी ओपीडी कंसल्टेशन। डॉक्टर टू डॉक्टर जो स्टार्ट किया गया उसे कहते हैं ई संजीवनी कंसल्टेशन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन जो डॉक्टर टू डॉक्टर है इसे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर्स अपने जरूर करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं चाहे तो। जो आपका लाइव सेशन अभी यहाँ पे लाइव साइड में आपको दिखा रहा होगा वहां पर भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो सीआईसी के बारे में है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पूछा गया। कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर हमारी सही है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? पहली कहती है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर यहां पे सेटअप किया गया है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर दैट इज सीआईसी शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। सीआईसी जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के हिसाब से रखे जाते हैं। थर्ड, टर्म ऑफ सीआईसी इज 4 years। तो यहां का कार्यकाल जो होता है सीआईसी का वो 4 साल का होता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक शो कॉज नोटिस जो है वो दिया है सेंटर को एक प्रिपोस्टरस रिस्पांस के लिए। बेसिकली आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के ऊपर एक आरटीआई फाइल करी गई थी, उसके ऊपर जो रिस्पांस है उससे सेटिस्फाई नहीं है सीआईसी, इसी वजह से ये नोटिस सर्व किया गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से बनाया गया? तो यस, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से स्टैट्यूटरी बॉडी को बनाया गया था और इसमें जो सीआईसी जो होते हैं इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, ना कि 4 साल का, ध्यान रखिएगा। तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सीआईसी शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं? तो यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। बेसिकली होता क्या है, एक कमेटी जो है वो नाम को रेकमेंड करती है और प्रेसिडेंट जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ए।
अब एक चीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट तो करते हैं सीआईसी को, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक कमेटी जो है वो इनके नाम को रेकमेंड करती है कि सीआईसी किसे बनाना चाहिए। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर एस चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर जो होते हैं वो भी इसमें मेंबर होते हैं। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा इस कमेटी में और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो चेयरपर्सन हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के हो गए, और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो कि सीआईसी के लिए यहाँ पे नाम रेकमेंड देते हैं। चलिए, तो सीआईसी द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया इनकम्बेंट बिमल जुल्का है 19 फेब 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरोग्य सेतु के बारे में जिक्र हुआ है क्योंकि आरटीए उन्हीं के ऊपर डाली गई थी, उससे कंसर्निंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ आरोग्य सेतु। तो इसमें से कौन से आरोग्य सेतु के फंक्शन है? पहला है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्या ये आरोग्य सेतु का फंक्शन है? देन सिंड्रोमिक मैपिंग, क्या ये भी फंक्शन है? सेल्फ असेसमेंट, सोचिए अगर आपने ऐप को यूज किया है, कुछ तो चीजें आप वैसे ही टिक कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे, सोचिए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आरटीआई फाइल करी गई थी और उसके रिप्लाई में जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने रिप्लाई किया था कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कोविड-19 के स्प्रेड को कम करने के लिए, उसका क्रिएशन कैसे किया गया। तो इसी प्रिपोस्टरस रिप्लाई के ऊपर सीआईसी जो थे वो क्वेश्चन में आए थे। कंट्रोवर्सी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मिनिस्ट्री है, आरटीआई जो है और सीआईसी का जो ऑफिस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ में आरोग्य सेतु ऐप के फंक्शंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया के अंदर बात करें, आरोग्य सेतु ऐप जो है एक तरीके से ओपन सोर्स कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सिंड्रोमिक मैपिंग एंड सेल्फ असेसमेंट एक तरीके से एप्लीकेशन है। तीनों चीजें इसके अंदर बता दी गई। तीनों के फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली क्या है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सेल्फ असेसमेंट क्या है, सिंड्रोमिक मैपिंग क्या है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे बेसिकली जो मोबाइल एप्लीकेशन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के द्वारा बनाई गई है, डेवलप करी गई है, जो कि किसके अंडर आता है? मीटी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री को तो पता होगा ये ऐप कैसे बनाई गई है, ठीक है। अब आते हैं आंसर के ऊपर। तो आंसर तो ये मैंने आपको बता ही दिया, तीनों ही जो चीजें आरोग्य सेतु ऐप के अंदर है, लेकिन इनका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपने ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड करी होगी तो आपको पता होगा कि जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डालते हैं, इसमें आपसे कुछ चीजें पूछी जाती है सेल्फ असेसमेंट के लिए। क्या पिछले कुछ दिनों में आप किसी फॉरेन विजिट पे गए थे या नहीं गए थे? पिछले कुछ दिनों में आपने कोई सिम्टम्स अपने अंदर महसूस करें, जिसमें जैसे खांसी हो सकता है या फिर कोई बुखार जैसी कंडीशन आपने फील करी या नहीं करी? इस तरीके से 5-10 क्वेश्चन जो है इस ऐप के अंदर आपसे पूछे जाते हैं और आपको सिंपली उसमें येस और नो आंसर करना होता है। तो सेल्फ असेसमेंट वाला फीचर तो इसके अंदर हो गया। साथ में होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अगर आप इस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, बिकॉज इस एप्लीकेशन में पूछा जाता है कि क्या आप इसे कॉन्टिन्यूअसली ऑन करके रखना चाहते हैं, या फिर इसको जब भी आप खुद ऑन करेंगे, मैनुअली ऑन करेंगे, तभी आप चाहेंगे कि ये डेटा कलेक्ट करे। तो बेसिकली जैसे अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं और सामने वाले इंडिविजुअल के पास भी ये ऑन है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन, और उसको अगर कोई सिम्टम्स है, तो ये वो जो इंडिविजुअल है किस किस जगह से गया है, किस किस लोगों से मिला है, अगर सामने वाले इंडिविजुअल ने भी ये ऑन करी हुई है, तो पूरा कॉन्टैक्ट जो उसका है वो ट्रेस होता जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे कि हमारे ऑफिस के अंदर भी काफी सारे लोगों को, बेसिकली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी तो ये कंपलसरी था सभी के लिए कि ये ऐप उनको डालनी ही है, तो सभी ने डाली थी। तो जैसे ही सब लोगों ने ये डाला, उसके 2-3 दिनों के बाद ही बहुत सारे लोगों को आरोग्य सेतु के ऊपर ये जो रेड लाइन था मैसेज मिलना शुरू हो गया कि पिछले कुछ दिनों में आप ऐसे किसी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आए हैं जिसको कोरोना के सिम्टम्स थे। तो ये कांटेक्ट ट्रेसिंग करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम आते हैं सिंड्रोमिक मैपिंग के ऊपर। सिंड्रोमिक मैपिंग को सिंड्रोमिक सर्वेलेंस भी कहा जाता है। उसमें बेसिकली वेरियस मेथड्स को यूज किया जाता है ताकि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको कोरोना होने के चांसेस है उनको डिटेक्ट किया जा सके, और बिफोर द कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, तो जब पूरा डायग्नोस नहीं होता है उससे पहले ही ऐसे कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स के हिसाब से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके अंदर जो पर्टिकुलर वायरस है वो है कि नहीं है। वो सब सिम्टम्स के बेसिस पे हम करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज सिंड्रोमिक मैपिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग EOS 01। EOS 01 के बारे में पूछा गया, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका EOS 01 के बारे में सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ सैटेलाइट इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। ये एक ऐसी सैटेलाइट है जिसका बेसिकली एप्लीकेशन जो रहेगा वो एग्रीकल्चर के एरिया में, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट के एरिया में रहेगा। इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडी फ्रांस। फ्रांस के जो नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडी है उसके द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे EOS का मतलब क्या है और 01 का मतलब क्या है।
EOS स्टैंड्स फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 1। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 1, ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है, इंडिया इसको लॉन्च करने जा रहा है और इसके साथ 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेसक्राफ्ट जो है वो भी PSLV C-49 के द्वारा, जो रॉकेट है उसके द्वारा भेजे जाएंगे। कहां से भेजा जाएगा? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से आने वाले नवंबर में, फर्स्ट वीक में 7 नवंबर को ये लॉन्च किया जाएगा। इसरो चीफ ने ये स्टेटमेंट दी है। तो यहां पे फ्रांस का नाम तो कहीं पे भी नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नाम EOS कुछ इस तरीके से था, लग रहा था कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है लेटेस्ट इंडिया का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। क्या इसका जो एप्लीकेशन है वो फॉरेस्ट्री के एरिया में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में होने वाला है? तो यस, पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है, मल्टी एप्लीकेशन इसकी रहने वाली है हमारे वेरियस एक्टिविटीज के लिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए, पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। अब कुछ चीजें इसरो के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसरो चीफ ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है। तो इसरो के बारे में आप जानते हैं, इट्स अ स्पेस एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कुछ और चीजें इसके बारे में भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप प्रीलिम्स प्लस मेंस गाइडेंस प्रोग्राम हमारा लेना चाहते हैं तो आप इसको exam.netmock.com पे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां से भी ले सकते हैं। इसमें वेरियस जो वीडियो सीरीज है उसके पूरे के पूरे कोर्सेज इसमें ऐड किए गए हैं। साथ में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की 2020 की एज वेल एज 2021 की टेस्ट सीरीज भी इसमें रखी गई है। साथ में आपको जो गाइडेंस है वो सिविल सर्वेंट्स के द्वारा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। गिफ्ट सिटी के ऊपर क्वेश्चन है, पूछा कि गिफ्ट सिटी के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप मेरे वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा, क्योंकि मिलती जुलती चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ नए यहां पर फैक्ट्स जो हैं वो भी डाले गए हैं एज पर द न्यूज। पहली स्टेटमेंट गिफ्ट सिटी के बारे में कहती है, इट इज बीइंग डेवलप्ड एट गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसे डेवलप किया जा रहा है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। साबरमती रिवर के बैंक्स के ऊपर ये लोकेट करती है। इट हैज बीन डेवलप्ड एज अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के तौर पर इसे डेवलप किया जा रहा है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो काफी सारे लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया होगा, गिफ्ट सिटी काफी न्यूज में रहती है, हम भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज इन गुजरात, ना कि हरियाणा। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और वैसे भी साबरमती जब रिवर आपने सुना होगा तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दोनों में से एक स्टेटमेंट तो गलत होगी, और ज्योग्राफी के बच्चों को समझ में ये चीज जल्दी आ गई होगी। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आप डी और बी को तो पहले ही एलिमिनेट यहां से कर दीजिए। ठीक है, आप या तो आंसर ए होगा या सी होगा, मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में से एक ना एक चीज तो यहाँ पे गलत होने वाली है। और अगर आपको ये चीज पता है कि गुजरात के साबरमती रिवर के बैंक पे बनाई जाने वाली है, तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप ठीक हो जाएगी और तीसरी इनकरेक्ट हो जाएगी। अब मैं बताता हूं न्यूज में क्यों थी। यूनाइटेड किंगडम ने बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इंडिया के साथ साइन करी है, और गिफ्ट सिटी की डेवलपमेंट के अंदर वो हेल्प करना चाहते हैं। बेसिकली इट्स एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के तौर पे गिफ्ट सिटी गुजरात को डेवलप किया जा रहा है। इट्स इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ये बनेगा, जो कि साबरमती रिवर के बैंक पे बनाया जा रहा है गुजरात के अंदर एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड में क्या डिफरेंस होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड में ये चीज जान लीजिए, ग्रीनफील्ड बिल्कुल जो फ्रेशली स्टार्ट किए जाते हैं, ब्राउनफील्ड जो है जो बेसिकली कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जिसमें किया जाता है। दिस इज द बेसिक थिंग। अदरवाइज लास्ट वीक हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था, वहां पे हमने इसको पूरे डिटेल से जाना था, प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा इस डिफरेंस को जानने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में, और पूछा गया इस पर्टिकुलर फंड के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सॉरी, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। पहली कहती है, इट इज अ डेडिकेटेड फैसिलिटी विद इन द यूनाइटेड नेशन फंड फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन। ये एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है यूनाइटेड नेशन फंड के हिसाब से साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए, हो सकता है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 2017 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, एंड इट हैज ऑलरेडी सपोर्टेड 59 प्रोजेक्ट्स इन 48 कंट्रीज। 48 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सपोर्ट किए जा चुके हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पिछले क्वेश्चन में हमने UKIDCF दैट इज यूनाइटेड किंगडम इंडिया डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पे इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 2017 के अंदर, बिल्कुल ठीक है। और 48 कंट्री के अंदर
50 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी सपोर्ट इसके द्वारा किए जा चुके हैं। इट इज अ डेडिकेटेड फैसिलिटी। क्या ये डेडिकेटेड फैसिलिटी है? यस, इट्स अ डेडिकेटेड फैसिलिटी जो कि विद इन द यूनाइटेड नेशन फंड फॉल करती है साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए। तो पहली स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बात करता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पूछा गया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट एम्स टू अचीव अ नेशनल लेवल टारगेट ऑफ 20 to 30% रिडक्शन ऑफ PM2.5 एंड PM10। PM2.5 और PM10 के यहां पे रिडक्शन में 20 से 30% रिडक्शन की बात करी जा रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दैट इज CPCB ये एग्जीक्यूट करेगा क्या? नेशन वाइड प्रोग्राम in consonance with section 162B of Air Prevention Control of Pollution Act 1986। तो यहाँ पे CPCB जो है वो नेशन वाइड प्रोग्राम जो है वो चलाने वाला है किसके हिसाब से? एक पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन के हिसाब से। सोचिएगा इसके बारे में, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का जिक्र क्यों किया गया था? क्योंकि अभी रिसेंटली एक नया डैशबोर्ड जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है जो कि एक बेटर पिक्चर देगा किसको लेकर? नाक्स को लेकर। नाक्स क्या है? इट इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो कि नाम के अंदर आता है। अब नाम क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो इस वजह से, क्योंकि यहां पे एक नया डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया गया, इस वजह से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है ये भी न्यूज में था। इसके बारे में बात करी जाए तो यस, PM2.5 और PM10 के जो टारगेट्स हैं 20 से 30% रिडक्शन की बात करी गई है। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो CPCP है वो एज पर द एक्ट ऑफ 1986 सेक्शन 162B के हिसाब से नेशन वाइड कॉन्सोनेंस जो है उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा C। अभी हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये चीज भी पूछी जा सकती है कि 0 to 50 क्या होता है, 51 to 100 क्या होता है, 101 to 200 क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इसको अगर आप बना के आते हैं, मान लीजिए एनवायरमेंट इकोलॉजी या एयर पोल्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है और आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर ये टेबल बनाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है वो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा पड़ता है। दैट इज यू आर सम हाउ रीडिंग द करंट अफेयर्स एंड नॉट ओनली रीडिंग इट बट रिटेनिंग इट एज वेल। तो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूरी जानकारी है और यहां तक कि आपको डीपली उसके बारे में जानकारी है। तो अगर ये टेबल आप याद कर पाए तो जरूर करिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। इसके अलावा नाक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट एम्पावर करता है CPCB को, ताकि क्वालिटी ऑफ एयर के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड सेट किए जा सके। और नाप्स के अंदर जो पॉल्यूशंस कवर किए गए हैं वो कौन कौन से, ये इसके ऊपर भी एक MCQ बन के आ सकता है कि नाक्स के अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स कवर किए गए हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, ओजोन है, लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बेंजीन, देन पायरीन, आर्सेनिक एंड निकल को इसके अंदर कवर किया गया है। ध्यान रखिएगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं क्वेश्चन के अंदर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके बारे में है ये बेका के बारे में है। दैट इज बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन। इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया और बेका के ऊपर पूछा गया बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? पहली स्टेटमेंट कहती है इट विल अलाउ इंडिया टू यूज US एक्सपर्टीज ऑन जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। US की जियो स्पेशल एक्सपर्टीज जो है वो इंडिया यूज कर पाएगा बेका के बाद। इट इज वन ऑफ द 5 फाउंडेशनल मिलिट्री कम्युनिकेशन अग्रीमेंट। ये 5 ऐसे टोटल अग्रीमेंट्स है मिलिट्री कम्युनिकेशन के, उसमें से एक है, हो सकता है। इट विल सेट अ फ्रेमवर्क थ्रू विच द US कुड शेयर सेंसिटिव डेटा टू एड टारगेटिंग एंड नेविगेशन विद इंडिया। इससे क्या होगा, एक तरीके से फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाएगा जिसके थ्रू US जो है सेंसिटिव डेटा जो है वो इंडिया से शेयर कर पाएगा। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है टाइम टू टाइम स्टेटमेंट देता रहता है इस चीज को लेकर, और यहां पे अभी दोबारा भी कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है इंडिया को सपोर्ट करेगा टू डिफेंड इट्स टेरिटोरियल सोवरेनिटी एंड लिबर्टी। तो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पॉम्पेओ ने 2+2 डायलॉग के अंदर ये स्टेटमेंट दी है। और यहां पे बेका के बारे में भी बात करी गई है। बेका इज वन ऑफ द 4 फाउंडेशनल मिलिट्री कम्युनिकेशन। तो 5 में से एक नहीं है, 4 में से एक है। वो 4 कौन कौन से हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। लेकिन बेका अगर साइन होता है तो ये अलाउ करेगा इंडिया को US की एक्सपर्टीज हम यूज कर सकेंगे, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस को यूज कर सकेंगे, और US भी काफी सेंसिटिव डेटा जो है वो हमें शेयर कर पाएगा जिसको हम नेविगेशन के अंदर यूज कर पाएंगे। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? B विल बी द करेक्ट आंसर। और क्योंकि हमने 2+2 डायलॉग के बारे में बात करी गई है, ये इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए 2+2 डायलॉग होता क्या है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो 2+2 डायलॉग में होता क्या है? इट्स अ फॉर्मेट ऑफ डायलॉग जहां पे डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स, यहाँ पे या तो मिनिस्टर्स होते हैं
या फिर सेक्रेटरीज, डिफेंस और फॉरेन सेक्रेटरीज या डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स जो है दूसरी कंट्रीज के काउंटर पार्ट के साथ। काउंटर पार्ट का मतलब क्या, जैसे हमारे यहां से डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर होंगे तो उनके काउंटर पार्ट उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनके फॉरेन मिनिस्टर होंगे। उसी तरीके से अगर हमारे यहां से डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी होंगे तो सामने वाली कंट्री के डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी, ये हो गए काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट मतलब हमारे काउंटर में जो कंट्री है उनके वहां पे ये पार्ट कौन प्ले कर रहा है। तो वो लोग आपस में मीटिंग करते हैं और कैसे अपनी दोनों कंट्रीज के बीच में ऑपरेशनलाइजेशन को स्मूथ किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जहां पे मिनिस्ट्रियल लेवल की बात करी जाती है, इंडिया जो है यूएस और जापान के साथ ये वाला डायलॉग करता है जिसमें मिनिस्ट्रियल लेवल की बात करी जाती है। मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, यूएस के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, या फिर जापान के डिफेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ ये नीचे वाला है जिसमें हमारे इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं और उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस सेक्रेटरी एंड फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्रियल लेवल किसके साथ है, मिनिस्ट्रियल लेवल है यूएस के साथ और जापान के साथ। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये चीज, ध्यान रखिएगा। और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। और सेक्रेटरी लेवल किसके साथ है, सेक्रेटरी लेवल है हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ। चलिए, अब मैंने आपको बेका के बारे में पीछे बताया था, मैंने आपको बताया था 4 अग्रीमेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। बेका जो है बेसिकली इट्स एन अग्रीमेंट जो कि हमारी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको एक्सचेंज करने में किस किस के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में, एक तरफ इंडिया है एक तरफ यूएस है, दोनों कंट्रीज के बीच में इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जाए ताकि मिलिट्री पर्पज के लिए उसको यूज किया जा सके और साथ में सिविलियन पर्पज के लिए भी उसको यूज किया जा सके। ये सब चीजें हम कर सकते हैं बेका के अंडर में। सिग्निफिकेंस इसकी अब आपको पता चल गई। बेका जो है इंडिया को अलाउ करेगा यूएस की एक्सपर्टीज को यूज करने के लिए, उनकी इंटेलिजेंस को हम यूज कर पाएंगे और उनकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो भी हमसे शेयर करी जाएगी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन। नाम में ही सब कुछ आपको पता चल रहा होगा। मैंने बताया था 4 अग्रीमेंट में से ये पहला है और दूसरे कौन से, देन उसके बाद है सेकेंड नंबर का जीएसओमिया। तो ये क्या है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। थर्ड है लिमोआ, आपने काफी बार न्यूज में सुना होगा, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। और चौथा है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट किस्मोहा। लिमोआ जो है वो तो इंडिया पहले ही साइन कर चुका है और बेका जो है अभी रिसेंटली इंडिया ने यूएस के साथ साइन कर लिया है। तो जो यूटिलिटी है हमारी मिसाइल्स की वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो पाएगी। चलिए, तो यहां पे बेका लिमोआ साइन हो चुका है, ध्यान रखिएगा। अब हम रिवीजन करेंगे, 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। शुरुआत हमने करी थी असर के साथ, तो असर की रिपोर्ट का कुछ डेटा हमने देखा था। यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका यहाँ पे जो उसमें एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, प्राइवेट से एक शिफ्ट जो है वो देखा गया है असर की रिपोर्ट के हिसाब से। प्रथम इसको लेके आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था ई संजीवनी को लेके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अभी 40 ओपीडी स्टार्ट करे गए हैं। टेलीमेडिसिन के अंदर पेशेंट टू डॉक्टर और डॉक्टर टू डॉक्टर की फैसिलिटी इसके अंदर रहती है। फिर इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था सीआईसी के बारे में, टेन्योर 5 साल का रहता है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक जो आरटीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए दी गई थी उसका जो आंसर है उससे सेटिस्फाई नहीं है और यहाँ पे मीटी को कहा है कि इसका आंसर आप सही तरीके से दीजिए। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था इसी चीज को लेके आरोग्य सेतु ऐप, इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग रहती है, हमने डिस्कस किया था। सेल्फ असेसमेंट रहता है, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो देख पाएंगे इस चीज को। सिंड्रोम मैपिंग का जो फैसिलिटी है, फंक्शन है, वो भी इस ऐप के अंदर रहता है। ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 जो है पीएसएलवी C49 के द्वारा लॉन्च करी जा रही है। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस यहाँ पे व्हीकल का यूज किया जा रहा है, तो C49 का यूज किया जा रहा है। साथ में कुछ और इंटरनेशनल कस्टमर स्पेसक्राफ्ट जो ऑन बोर्ड सैटेलाइट्स हैं वो भी यहाँ पर भेजी जा रही हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंस इसकी रहने वाली है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, जिसमें गिफ्ट सिटी गुजरात के बारे में डिस्कशन किया था। यूके जो है इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर अब आ गया है। साबरमती रिवर पे ये गिफ्ट सिटी है और यहाँ पे इट्स अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ना कि ब्राउन फील्ड, ध्यान रखिएगा। इट इज द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। देन हमारा डिस्कशन हुआ था नेक्स्ट इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में, 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था। 50 से ज्यादा कंट्री को सपोर्ट कर रहा है और साउथ साउथ कॉपरेशन को भी ये सपोर्ट करता है, ध्यान रखिएगा इस फंड के बारे में। देन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन हुआ था। PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 10 को 20 से 30% रिडक्शन करने की बात करी गई है यहाँ पे, और CPCB जो है वो एग्जीक्यूट करेगा नेशन वाइड प्रोग्राम, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स की टेबल भी देखी थी जो आप मेंस एग्जाम में बनाएंगे जरूर। साथ में ही नाक्स और नाम जो था इनके बारे में भी जरूर जान लीजिएगा। और ये जो पर्टिकुलर हम लोग जो पॉलिटेंट्स कवर करते हैं इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसको 4 या 5 ऑप्शन के तौर पे दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर की जो
नाक्स है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसके अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को कवर किया जाता है। तो 5 ऑप्शन दे देंगे, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। लास्ट में हमने बेका के बारे में डिस्कशन किया था, यूएस के साथ अभी हमने साइन किया है। यूएस एक्सपर्टीज जियो स्पेशल इंटेलिजेंस हमसे अब शेयर करी जाएगी, और यहाँ पे जो सेंसिटिव डेटा होते हैं मिलिट्री और सिविलियन पर्पस के लिए भी हमसे शेयर किया जाएगा। 2+2 डायलॉग जो है यहाँ पे किया गया है, मैंने इसको तफसील से आपको बताया था कि मिनिस्ट्रियल लेवल का 2+2 डायलॉग क्या होता है और सेक्रेटरी लेवल का क्या होता है। मिनिस्ट्रियल लेवल का हम यूएस और जापान के साथ करते हैं, सेक्रेटरी लेवल का हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। लिमोआ ऑलरेडी साइन किया जा चुका है, और बेका से क्या फायदा होने वाला है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा और आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर लिख दीजिएगा, इवन 0 भी स्कोर किया तो भी लिख दीजिएगा, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो ये 0 को आप 10 करेंगे, तब आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऑफ द डे जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, बताइएगा विच हाई कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री, जिन्होंने अभी अपनी जो लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स है उसको दिखाया है। बताइएगा ये कमेंट सेक्शन के अंदर। मेंस का क्वेश्चन अभी आप जानते हैं क्या हमने दिया हुआ है, इसको आप netmock.com पे जाके आंसर कर दीजिएगा। लास्ट टाइम के जो क्वेश्चन पूछा था उसके जो विनर हैं मोहम्मद नजीम हैं, इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। तो मोहम्मद नजीम, आप हमें netmock IAS के ऊपर मेल करके बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, या फिर चाहें अगर आप मेल नहीं करना चाहते तो मुझे @Prince Luthra के ऊपर टेलीग्राम भी कर सकते हैं। इसके अलावा दिस इज द ग्रेडिंग टेबल, और टेलीग्राम के ऊपर आपको जो PDF है इस पर्टिकुलर लेक्चर की मिल जाएगी, और चाहें तो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो @Prince Luthra के ऊपर आप टेलीग्राम के ऊपर पूछ भी सकते हैं। बेल आइकन काफी सारे लोगों ने प्रेस नहीं किया गया है, इस वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल को प्रेस करिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।